हेलो स्टूडेंट। हम अपनी पिछली सीरीज को लेके अब हम आगे वाली सीरीज लेके आए हैं 2004 के पीवाई क्यूज जो हमने किए थे पिछले वाले वीडियो में, जिसमें हमने 1 से लेके 25 तक के क्वेश्चन किए थे। इस वीडियो में हम 26 से लेके 50 तक के क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, ग्रुप 1 को ग्रुप 2 से मैच करना है और कोड से मिलाना है। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को जब हम रेवेन्यू रिसिप्ट से माइनस कर देते हैं तो हमें रेवेन्यू डेफिसिट मिल जाता है। तो यानी कि जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट होगा ये होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। ये एक फॉर्मूला है जो कि हमें याद करना होता है निकालने के लिए। फिजिकल डेफिसिट निकालने के लिए जब हम टोटल एक्सपेंडिचर, जितना भी एक्सपेंडिचर है हमारा, उसमें से माइनस करते हैं डेट रिसीट को, तो उसको हम फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। ये जितने भी टॉप ये वर्ड्स हैं, जैसे कि डेट रिसीट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, अगर आप लोगों को नहीं आते होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं इस पे इंडिविजुअल वीडियो लेके आऊंगी जिससे आपको ये भी समझ में आ जाए कि ये वर्ड्स आखिर होते क्या हैं। ये उन बच्चों के लिए है जिनको ये सब आते होंगे और वो सिर्फ रिवीजन करना चाहते हैं थ्रू पीवाई क्यूज। अब हम देखते हैं प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। जब हम फिजिकल डेफिसिट में से माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट पेमेंट को तो वो प्राइमरी डेफिसिट होता है। और मोनेटाइज डेफिसिट क्या होता है? ये पूरी जो गवर्नमेंट बोरोइंग करती है आरबीआई से, उसको हम मोनेटाइज डेफिसिट कहते हैं। तो अब हम कोड मिला लेते हैं। कोड है हमारा, हम साइड में लिख सकते हैं कि ए का हमने लिखा है 2, तो हम इसमें देखेंगे ए का 2 कहाँ है, तो ए का 2 यहाँ पे है और ए का 2 यहाँ पे है, यानी कि अभी तक दोनों हमारा सही हो सकता है। बी हमने देखा है, तो बी फिजिकल डेफिसिट किससे हमने मिलाया था? 4 से, तो बी का 4 है, तो बी हमारा 4 यहाँ पे है और यहाँ पे 3 है, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया कोड से। इस तरह से हम एग्जाम में अपने क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। If the elasticity of the demand for a good is greater than elasticity of supply for the good, then ये जो क्वेश्चन है जिसमें आप ये क्वेश्चन हमेशा बार बार रिपीट करके पूछता है हर एक एग्जाम में कि अगर किसी भी गुड की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा है और सप्लाई उसकी कम है तो हम क्या करेंगे? बायर को ज्यादा टैक्स देना होगा। बर्डन किस पे आएगा? बायर पे आएगा या सेलर पे आएगा? तो इसके लिए हम ये ध्यान में रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम हमेशा ये देखेंगे कि जो भी डिमांड इलास्टिसिटी है ज्यादा अगर ग्रेटर है, अगर डिमांड इलास्टिसिटी ग्रेटर है तो हमेशा जो बर्डन होगा वो सप्लाई मतलब कि जो सेलर होगा उस पे होगा। अगर किसी देखिए, डिमांड जो है वो कौन करता है? बायर। और जो सप्लाई है वो कौन करता है? तो सप्लाई किसके किसके साइड का है? ये है सेलर साइड का, या तो हम इसको प्रोड्यूसर भी कह सकते हैं। तो ये होते हैं सेलर। तो अगर डिमांड बायर का अगर डिमांड ग्रेटर होगा, मतलब इलास्टिसिटी इसकी ग्रेटर होगी, तो कौन पे करेगा? बर्डन सेलर करेगा, यानी कि जो सेलर पे जो बर्डन होगा वो ज्यादा होगा। तो ये हम ध्यान रखेंगे कि किसका हम इलास्टिसिटी देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, अगर क्वेश्चन ऐसे होता है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फॉर अ गुड इज ग्रेटर, अगर सप्लाई इलास्टिसिटी ज्यादा ग्रेटर होगी तो जो जिसकी भी इलास्टिसिटी ग्रेटर होगी उसके अपोजिट बर्डन उसके ऊपर शिफ्ट होगा। तो अब सप्लाई इलास्टिक है ज्यादा, तो जो बायर है उस पे बर्डन शिफ्ट हो जाएगा। ये हम ध्यान में रखेंगे तो हमारे क्वेश्चंस ऐसे वाले हमेशा सही होंगे। तो अब हम देखते हैं कि अब यहाँ पे जो डिमांड है, मतलब जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ग्रेटर है और डिमांड बायर करता है, तो यानी कि जो बर्डन है वो बायर पे नहीं शिफ्ट होगा, क्योंकि ज्यादा इलास्टिक डिमांड है तो इसीलिए जो बर्डन होगा, द बर्डन ऑफ द टैक्सेस ऑन बायर शुड बी लोअर देन द सेलर, क्योंकि सेलर पे अब डिमांड ज्यादा शिफ्ट होगा तो इसीलिए जो बायर का डिमांड है उसका बर्डन लोअर होगा। किससे? सेलर से। तो इसीलिए ये वाला क्वेश्चन हमारा, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। इसको हम सॉल्व इस तरीके से ही करेंगे। अब हम आते हैं 28 क्वेश्चन पे, जिसपे हमें दिया हुआ है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, हमें MPC दिया हुआ है 0.75 और द वैल्यू ऑफ बैलेंस बजट मल्टीप्लायर, और हमें बैलेंस बजट मल्टीप्लायर निकालना है कि उसकी क्या वैल्यू होगी। तो
नॉर्मल भी हम जानते हैं बैलेंस बजट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला वो होता है बैलेंस बजट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला जो होता है वो बैलेंस बजट दो चीज़ों से मिलके बना होता है। एक तो हम बैलेंस बजट मल्टीप्लायर दो चीज़ों से मिलके बना होता है, गवर्नमेंट मल्टीप्लायर और प्लस टैक्स मल्टीप्लायर। तो अब हम अगर पता है कुछ ऑप्शन कि गवर्नमेंट मल्टीप्लायर और टैक्स मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है तो हम इसको इजीली सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे इरेज करके आपको सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये मैंने इरेज कर दिया। चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं कि आखिर ये कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए गवर्नमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी और टैक्स मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है -1 माइनस एमपीसी अपॉन 1 माइनस एमपीसी। अगर हम दोनों को ये बैलेंस बजट मल्टीप्लायर वाले फॉर्मूले की तरह रखें कि बैलेंस बजट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू गवर्नमेंट मल्टीप्लायर, तो गवर्नमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी और प्लस हम लिख देंगे यहाँ पे टैक्स मल्टीप्लायर का फॉर्मूला -एमपीसी अपॉन 1 माइनस एमपीसी। अब हम क्या करेंगे, इस जो हमें एमपीसी यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.75, इसको हम बैलेंस बजट मल्टीप्लायर के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया 1 माइनस एम पी यहाँ पे 0.75 और प्लस यहाँ पे -0.75 और यहाँ पे 1 माइनस 0.75। अब हम देखेंगे कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये प्लस और ये माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, यानी कि ये ऊपर वाला हो जाएगा, ये माइनस में ही आएगा, लेकिन हम नीचे और नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो ये दोनों एक ही हैं, तो यहाँ पे हम 0.75 लिख लेंगे और ऊपर ये वाला प्लस और ये माइनस मिलके माइनस ही होगा, तो 1 माइनस 0.75। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली हमें क्या मिल जाएगा, 1। तो इसलिए इसका आंसर होगा 1। और हमें नॉर्मली भी पता है कि बैलेंस बजट मल्टीप्लायर 1 के इक्वल होता है, जिसमें अगर हम फॉर्मूले से भी सॉल्व करें तो हमारा 1 ही आएगा। लेकिन हमें यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे हमें एक वैल्यू दे दी है ताकि हम कंफ्यूज हो जाएं और हम शायद कोई और आंसर लगा दें। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे तो भी हमारा आंसर 1 ही आएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट कोड। हमें यहाँ पे एक असर्शन दिया हुआ है और एक रीजन दिया हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। असर्शन हमारा है अ राइज इन इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड only indicates the country can obtain a large volume of imports from the sale of exports। इसमें ये एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बुक से ये क्वेश्चन है कि अगर किसी भी कंट्री का इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड अगर राइज होता है तो क्या ये सिर्फ इंडिकेट करता है कि उसका वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट लार्ज पर ज़्यादा होगा सेल ऑफ एक्सपोर्ट से उसके। तो एक बार हम रीजन भी देख लेते हैं कि रीजन क्या कहता है। अ चेंज इन इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड इन इंडेक्स कैन नॉट बी इंटरप्रेट एज अ मेजर ऑफ गेन फ्रॉम ट्रेड। तो जो ये रीजन है जिसमें ये बोल रहा है कि अगर इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड चेंज होगा तो वो इंटरप्रेट नहीं करेगा कि कितना हमें गेन हुआ है ट्रेड से। तो ये बात गलत है, क्योंकि इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड तो मेजर करेगा कि कितना हमें गेन हुआ है कितना हमें नहीं गेन हुआ है। अगर हम इस वाले क्वेश्चन में आते हैं तो ये क्वेश्चन भी गलत ही है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ओनली वर्ड लिखा हुआ है, जो कि ये गलत है कि अगर राइज होगा टर्म्स ऑफ ट्रेड तो इंडिकेट करेगा कंट्री, मतलब लार्ज सिर्फ यही बताता है कि वॉल्यूम लार्ज होगा इंपोर्ट का सेल ऑफ एक्सपोर्ट से। तो ये इसकी वजह से ये भी गलत है, लेकिन हमारे ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया नहीं है कि दोनों ऑप्शन गलत है। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को अगर ओनली को हम अगर छोड़ दें तो हम ये एक बार लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो लेकिन अगर देखा जाए तो ये दोनों ही असर्शन और रीजन गलत है, लेकिन हमारा आंसर ना होने की वजह से हम इस पे सी लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है।
अब हम चलते हैं 30 नंबर वाले क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू लियोन टीफ स्टडी, तो लियोन टीफ जो थे इकोनॉमिस्ट, उन्होंने, ये एक मैथमेटिशियन भी थे, इन्होंने कंट्राडिक्ट दिया है, इसको हम लियोन टीफ पैराडॉक्स कहते हैं। इन्होंने एक पैराडॉक्स दिया है, पैराडॉक्स मतलब होता है एक विरोधाभास। तो इन्होंने अपने पैराडॉक्स में बताया है कि, और पैराडॉक्स इन्होंने किसके साथ इनका विरोधाभास है, तो हेक्सर-ओलिन के साथ। हेक्सर-ओलिन की थ्योरी में हेक्सर-ओलिन ने ये बताया है कि किस तरह से कोई भी कंट्री, अगर मान लीजिए कि यूएसए है, तो यूएसए एक कैपिटल अबंडेंट कंट्री है, और हमारा इंडिया है वो लेबर अबंडेंट कंट्री है मान लीजिए। तो जो कंट्री जो ज्यादा बनाएगी, मतलब जिसमें वो ज्यादा अबंडेंट होगी, तो वो उसी चीज का एक्सपोर्ट करेगी। नॉर्मल सीधी सीधी बात है, अगर हम ज्यादा बनाएंगे कोई चीज, हम उसी को वो बेचेंगे बाहर, उसी चीज का हम एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन लियोन टीफ ने क्या देखा कि यूएसए कैपिटल इंटेंसिव तो है, उसके यहाँ कैपिटल भी अबंडेंट है, लेकिन फिर भी यूएसए क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है लेबर इंटेंसिव गुड का। तो इसीलिए इन्होंने अपने स्टडी में पाया कि किस तरह से यूएसए कैपिटल अबंडेंट होने के बाद भी लेबर इंटेंसिव गुड का एक्सपोर्ट करती है, और इसी को इन्होंने अपने स्टडी में बताया हुआ है। अब हम चलते हैं, तो इसलिए हमारा आंसर होगा बी। 31 क्वेश्चन पे कि एक हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, और हमें अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ ऑप्टिमल टैरिफ बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द हायर अ कंट्री शेयर ऑफ फॉरेन ट्रेड द लार्जर इज द स्कोप ऑफ द ऑप्टिमल टैरिफ। तो ये बात सही है कि किसी भी कंट्री का अगर फॉरेन ट्रेड में शेयर हायर होता है, तो उस कंट्री का स्कोप भी है कि वो ऑप्टिमल टैरिफ वहां पे लगा सके, लार्जर ऑप्टिमल टैरिफ का यूज कर सके। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो यानी कि हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो गया। लार्जर द चार्ज इन रिलेटिव प्राइस ऑन डिमांड एंड सप्लाई, लोअर द कंट्री शुड सेट इट्स ऑप्टिमल टैरिफ। तो अब देखिए, अगर किसी भी कंट्री का रिलेटिव प्राइस ऑन डिमांड एंड सप्लाई लार्जर है, तो वो कंट्री अपना लोअर थोड़ी चार्ज करेगी, ऑप्टिमल टैरिफ को वो लार्जर ही करेगी चार्ज। तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। अगर हम ऑप्शन थर्ड को देखते हैं, इफ सेकेंड कंट्रीज प्राइस इलास्टिसिटी इज हाई, अगर किसी सेकेंड कंट्री का प्राइस इलास्टिसिटी हाई है, प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि वो अपने प्रोडक्ट पे कम ज्यादा प्राइस बहुत ही इजीली कर लेता है। तो अगर वो बहुत हाई है, तो फर्स्ट कंट्री विल नॉट गेन मच बाय चेंजिंग अ टैरिफ। तो पहली कंट्री बहुत ज्यादा नहीं कमा पाएगी टैरिफ को इम्प्लाई करके। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर किसी के प्राइस इलास्टिसिटी ज्यादा है, तो दूसरी कंट्री ज्यादा नहीं उस पर चार्ज कर सकती है टैरिफ का, वो मतलब गेन नहीं कर पाएगी उससे ज्यादा कुछ हमारा। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है। अगर हम फोर्थ स्टेटमेंट पे आते हैं, एज लॉन्ग एज द फॉरेन कंट्रीज ऑफर कर्व इलास्टिसिटी इज लेस, अगर फॉरेन कंट्री का ऑफर कर्व इलास्टिसिटी अगर कम है और इक्वल टू यूनिटी या तो यूनिटी के बराबर है, तो होम कंट्री अपना टैरिफ इंक्रीज कर सकती है, इंप्रूव कर सकती है और इंक्रीज कर सकती है। ये बात सही है कि अगर इलास्टिसिटी अगर कम है, ये दोनों चीज दो जो था ऑप्शन थर्ड है और ऑप्शन फोर्थ है, वो दोनों एकदम करेक्ट है। पहले ऑप्शन थर्ड में बताया कि अगर हाई रहेगा प्राइस इलास्टिसिटी किसी भी कंट्री का, तो दूसरी वाली कंट्री इससे ज्यादा नहीं गेन कर पाएगी, ये बात सही है। और फोर्थ में बोला है कि अगर इलास्टिसिटी किसी भी कंट्री का फॉरेन कंट्री का लेस है, तो होम कंट्री ज्यादा इंप्रूव कर सकती है। तो ये दोनों बात सही है। तो इसीलिए जो हमारा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 3 एंड स्टेटमेंट 4, ये तीनों सही है, जबकि सेकंड हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जिसमें ये चीज दिया हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से मैच द फॉलोइंग। तो अब देखिए, इसमें सबसे अच्छा अप्रोच वही होता है जो हमें आता है, हम उस पर लगा देंगे। तो हमें पता है वेंट फॉर सरप्लस थ्योरी एडम स्मिथ ने दिया है, रेसिप्रोकल डिमांड जो हमें दिया है वो जेएस मिल ने दिया है, फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी हेक्सर-ओलिन ने दिया है, और सेंट्रल पेरिफेरल थेसिस ये राउट प्रेविश ने दिया है। तो इस तरह से हम अपने कोड को मैच कर लेते हैं, फर्स्ट का थर्ड, तो फर्स्ट का थर्ड यहाँ है, फर्स्ट का थर्ड यहाँ है, बी सेकंड का सेकंड इस यहाँ है और यहाँ भी है। रेसिप्रोकल डिमांड फिफ्थ, यानी कि यहाँ फिफ्थ नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, और यहाँ फिफ्थ है, ये आंसर सही हो जाएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो गया डी।
अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि इफ MPC इज इक्वल टू 0.8 एंड MPI इज 0.3 देन ऑटोनोमस इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। अब देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला है वो है 1/1 माइनस 0.8 और हम इसमें कर देते हैं प्लस, इसमें हम यहाँ पे प्लस कर देते हैं MPI को और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्सपोर्ट से। ये एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है और इस तरह से हम अगर इसको सॉल्व करते हैं 1/1 माइनस 0.8 प्लस 0.3 तो ये हमारा होगा 1 माइनस 8 ये हो जाएगा 0.2 और ये प्लस 0.3 और हमारा एक्सपोर्ट है 100 तो ये हो गया 100। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो 100/0.2 और 0.3 0.5 और जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये यहाँ पे आ जाएगा कैंसिल होके और ये इससे कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारा 200 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा ₹200 होगा नेशनल इनकम, इंक्रीज हमारा 200 से नेशनल इनकम करेगा। अब हम आते हैं 34 पे कि इन मुंडल मॉडल अ कंट्री शुड। तो मुंडल मॉडल ने दो तरह के बैलेंसेस को एक्सप्लेन किया अपने मॉडल में, इंटरनल बैलेंस और एक्सटर्नल बैलेंस। और इंटरनल बैलेंस जो अचीव होगा वो सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करके होगा, इसीलिए हमारा ये वाला आंसर सही होगा कि यूज मॉनेटरी पॉलिसी टू अचीव इंटरनल बैलेंस। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि द बजट। अब देखिए ये करंट क्वेश्चन है, 2004 का ये क्वेश्चन है, इसीलिए हम इस क्वेश्चन पे बहुत फोकस नहीं करेंगे। लेकिन एक बार देख लेते हैं कि अगर ऐसे क्वेश्चन डेट चेंज करके हमें अभी पूछा जाए तो हम क्या आंसर दे सकते हैं। द बजट 2002 एंड 3 ब्रॉट डाउन द पीक ऑफ कस्टम ड्यूटी। अब देखिए कस्टम ड्यूटी अब हमारे यहाँ अलग अलग लगती है और 2003 से अभी तक में बहुत सारे चेंजेस आ गए, कस्टम ड्यूटी के रेगुलेशन में भी बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। तो इसीलिए ये वाला क्वेश्चन हमारे लिए अभी इतना रेलेवेंट नहीं है। लेकिन हाँ, कस्टम ड्यूटी अभी क्या चल रही है क्या नहीं चल रही है आप लोग हमेशा पढ़ के जाइएगा एग्जाम से पहले। 36 भी हमारा करंट बेस्ड क्वेश्चन है कि द शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर। हमें पता है कि सर्विस सेक्टर का जीडीपी में, इंडिया के जीडीपी में शेयर हमेशा से ज्यादा रहा है, किससे किससे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर से, और हमेशा ज्यादा ही रहा है हमारा सर्विस सेक्टर का। तो सर्विस सेक्टर का अभी जो हमारा शेयर है जीडीपी में वो अराउंड 53.84 समथिंग है परसेंटेज है। तो इसलिए एक बार जब भी एग्जाम हो तो आप एक बार इसका जीडीपी में शेयर देख के जाइएगा। तो अगर हम अभी के अकॉर्डिंग देखें तो अराउंड 55 के हमारे शेयर चल रहा है जीडीपी में सर्विस सेक्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन इज करेक्ट। तो ग्रीन रेवोल्यूशन तो सबसे पहले लैंड रिफॉर्म के लिए तो आया नहीं था, ये तो बिल्कुल गलत है। और फर्टिलाइजर को ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करने के लिए ये भी नहीं आया था। तो इंट्रोड्यूस हुआ था हाई यील्ड वाली वेराइटी की सीड्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर अमंग द कोड्स। अब देखिए इसमें जो कोड दिया हुआ है इसमें अगर हम देखेंगे कि असर्शन और रीजन है कि इंट्रा स्टेट डिस्पैरिटी हैव इंक्रीज्ड इन इंडिया इन पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। तो ये बात सही है, पोस्ट रिफॉर्म पीरियड के बाद इसके बाद इंटर स्टेट डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी इंडिया में। तो ये बात सही है। और अगर हम रीजन देखें कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग विच रिस्ट्रिक्टेड कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन रिचर स्टेट हैज बीन एबॉलिश्ड। तो बहुत सारी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को भी एबॉलिश कर दिया गया था आफ्टर 1991 एलपीजी रिफॉर्म के बाद बहुत सारे लाइसेंस को खत्म भी किया गया था। तो ये बात भी सही है, लेकिन क्या इस लाइसेंस को खत्म करने के बाद ही डिस्पैरिटी, इंटर स्टेट डिस्पैरिटी बढ़ गई है? तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि इसी के बाद ही बढ़ गई है। तो इसलिए कि हमारा ऑप्शन बी सही है कि ए और बी बोथ करेक्ट हैं, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन नहीं है उसके। अब हम आते हैं मैच द फॉलोइंग में। तो रंगराजन कमेटी डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होती है। नरसिम्हन कमेटी ये फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म से बिलोंग करती है। केलकर कमेटी इन्होंने टैक्स रिफॉर्म की बात की है और मल्होत्रा कमेटी ने इंश्योरेंस रिफॉर्म की बात की है। तो इस तरह से हम अपना कोड सेट कर लेते हैं फर्स्ट का थर्ड, तो हमें पहले ही मिल गया, यानी कि हमारा पहला वाला आंसर ही सही होगा।
और इस तरह से हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि सेकंड का फोर्थ तो सेकंड का फोर्थ है। इस तरह से हमारा ये फर्स्ट वाला आंसर सही हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, ये भी देखिए, ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है, ये वाला जो है, ये सब हमारे करंट बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको हमें अब जब भी हम जाएंगे उस टाइम हमारा करंट अकाउंट सरप्लस का जो है, बीओपी का करंट अकाउंट क्या चल रहा है, ये सब हमें देख के जाना होता है कि क्या अभी सरप्लस में है या डेफिसिट में है। तो अभी कोरोना के बाद जो हमारा करंट अकाउंट है वो सरप्लस में ही था। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि विद द फॉलोइंग कंट्रीज इंडिया हैज अ सरप्लस ड्यूरिंग अ लास्ट 3 इयर्स। तो अगर हम अभी का सिनेरियो देखें तो इंडिया जो सरप्लस है, यानी कि जिसके साथ उसको गेन होता है ज्यादा, तो वो है यूएसए, जो कि सबसे पहले नंबर पे है जिसके साथ हम सरप्लस में हैं। उसके बाद आता है यूएई और उसके बाद आता है हांगकांग। तो ये हमारा अभी का सिनेरियो है जिसमें यूएसए के साथ हम हमारा सरप्लस है, ट्रेड में ट्रेड सरप्लस है। अगर हम डेफिसिट की बात करें तो चाइना के साथ हमारा अभी बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है। उसके बाद यूएई के साथ भी हमारा ट्रेड डेफिसिट है और उसके बाद यूएसए के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है। तो इस तरह से ये हमारा करंट का सिनेरियो है। आप लोग एक बार एग्जाम से पहले आप लोग एक बार चेक भी कर सकते हैं। करंट शेयर ऑफ डायरेक्ट टैक्स इन द टोटल टैक्स रेवेन्यू, तो ये भी एक करंट का क्वेश्चन है, जिसमें उस टाइम का क्वेश्चन है, तो इसको भी हम अभी स्किप कर देते हैं। जब हमारा नेक्स्ट एग्जाम होगा उसके करंट में हम इसको पढ़ के जाएंगे। अब है, ये भी हमारा करंट से क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट पेमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट करेंटली। अब ये 2004 का क्वेश्चन पेपर है, तो ये उस टाइम के अकॉर्डिंग पूछा गया था कि इंटरेस्ट पेमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का परसेंटेज क्या है अभी का। तो जब हम एग्जाम में जाएंगे तो इसको भी देख के जाएंगे कि अभी क्या चल रहा है शेयर। 44 क्वेश्चन है कि व्हेन द फ्लक्चुएशन 2 टाइम सीरीज आर नेगेटिवली कोरिलेटेड। तो कोई भी सीरीज अगर नेगेटिवली कोरिलेटेड होती है तो अगर बढ़ती है तो दूसरी वाली घटती जाती है, एकदम अपोजिट डायरेक्शन में उनका रिलेशन चलता है, तो इसीलिए जो ट्रेंड होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि फॉर लार्ज सैंपल मीन कैन बी टेस्टेड यूजिंग स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सही है, हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हम लार्ज सैंपल को टेस्ट करते हैं, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा सैंपल लार्ज हो गया तो हम मीन के फॉर्मूले से हम नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए हम एसडी के फॉर्मूले से हम उसको इजीली निकाल सकते हैं। तो हमारा असर्शन तो सही है। व्हेन ओरिजिनल population has normal distribution, mean of a sample from this population has t distribution। तो अगर हम ये देखेंगे कि क्या ओरिजिनल पॉपुलेशन और ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन ऑफ द सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन टी डिस्ट्रीब्यूशन से हम निकाल सकते हैं, तो हम निकाल सकते हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन से, लेकिन तब जब हमारा सैंपल छोटा होगा किससे, 30 से, तभी हम निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं कि 30 से छोटा है कि 30 से बड़ा है, तो इसलिए हम इसको सही नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब तक कंडीशन ना दी हो कि हमारा सैंपल कितने साइज का है, तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि हम टी डिस्ट्रीब्यूशन से निकाल सकते हैं। क्योंकि टी डिस्ट्रीब्यूशन तभी अप्लाइड होता है जब उसका सैंपल लार्ज होता है 30 से, अरे सॉरी, ये वाला जो है 30 से छोटा होता है, तभी हम टी डिस्ट्रीब्यूशन हम लगा सकते हैं। अगर 30 से बड़ा होगा तो वहां पे हम जेड डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं। तो इसीलिए ये हमारा रीजन गलत है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि असर्शन हमारा ए तो सही है, लेकिन हमारा रीजन जो है फॉल्स है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ पे सैंपल दिया होता कि हमारा सैंपल स्मॉल सैंपल है तो हम इसको सही मान सकते थे, लेकिन ये हमें सैंपल दिया नहीं था तो हम इसको सही नहीं मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 अल्टरनेटिव्स हैं x एंड y एंड इक्वल एक्सपेक्टेड वैल्यू है। एक्सपेक्टेड वैल्यू तो उनकी इक्वल है, लेकिन जो वेरिएंस है वो हाई है, x एंड y। वेरिएंस हाई का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा इसमें वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, यानी कि बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं किसी भी चीज में। तो अगर बहुत ज्यादा चेंजेस होते हो तो वो आदमी रिस्क अवर्स तो हो नहीं सकता, वो रिस्क लवर ही होगा जो कि चेंजेस को एक्सेप्ट करता है। तो इसलिए रिस्क लवर आंसर इसका सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, कि इसमें से जितने भी हैं इस कौन सा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो हमें पता है कि जो काई स्क्वायर है एक ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं है, इसमें हम और ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं होता है, क्योंकि हम इसमें क्वालिटी वगैरह चेक करते हैं, गुडनेस ऑफ इसमें हम क्वालिटी चेक करते हैं और इसमें हम गुडनेस ऑफ फिट
से हम इसको सॉल्व करना, गुडनेस ऑफ फिट निकालते हैं कि कितना कितना कोई सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन कितना फिट है कितना फिट नहीं है। तो इसलिए हमारा ये है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि सही नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर टू इवेंट्स A and B, probability of A or B is equal to probability of P प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देखिए ये तब होता है जब कोई भी एक इवेंट हो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती है, तभी हमारा ये फॉर्मूला काम करता है। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगी तो ये हमारे फॉर्मूले में यहाँ पे ऐड हो जाएगा माइनस पी ए इन इज ए सबसेट बी। तो ये हमारा फॉर्मूला तब ऐड होगा जब हमारा इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा, लेकिन ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जबकि हमारा इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। तो इसीलिए ये हमारा आंसर सी होगा। लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x एंड x ऑन y इंटरसेक्ट। अब कोई भी रिग्रेशन अगर हम किसी भी लाइन में हम अगर रिग्रेशन चेक करते हैं तो x ऑन y ऑन x एंड x ऑन y कब होगा, इंटरसेक्ट तभी करेंगे जब वो x बार और y बार पे होगा कि ये x बार है और ये मतलब ये y बार और ये x बार है। तो ये तभी हमारा इंटरसेक्ट लाइन ऑफ रिग्रेशन जो है इंटरसेक्ट करेगा y ऑन x एंड x ऑन y। अब हम मैच द फॉलोइंग, इसमें ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। अब हम मैच कर लेते हैं। देखिए मीन टेस्ट विथ स्मॉल, अभी हमने बताया कि अगर स्मॉल टेस्ट होता है तो हम टी स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं, अगर लार्ज होता है तो हम जेड का यूज करते हैं। अगर टेस्ट इंडिपेंडेंट है यानी कि इसमें हम क्वालिटी वगैरह चेक करते हैं तो हम काई स्क्वायर का यूज करते हैं। और अगर हम दो वेरिएंट्स का कभी भी कंपैरिजन करते हैं तो हम एफ स्टैटिस्टिक या एफ टेस्ट का यूज करते हैं। तो हम कोड मैच कर लेते हैं कि ए का हमारा कोड होगा सेकेंड यानी कि ये सेकेंड, बी का हमारा फोर्थ तो ये रहा हमारा फोर्थ, और ए का सेकेंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड। तो इसलिए हमारा ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट आज हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं जो हमने सीरीज स्टार्ट किए थे। अब हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट सीरीज में हम पूरे 50 क्वेश्चंस एक दिन में कंप्लीट करें ताकि रिवीजन हमारा जल्दी हो, क्योंकि एग्जाम हमारे बहुत जल्दी होने वाले हैं। तो ये हमारा आज 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और ये लास्ट में मैंने आंसर दे दिए हुए हैं ताकि आप लोग एक बार वीडियो को बहुत फास्ट करके देख सकते हैं रिवीजन के पर्पज से। आप खुद भी अपना कोशिश करिए कि आप आंसर को सही टिक करें। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो आप लास्ट में आंसर खुद भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे जो करंट पे चल रहा था क्वेश्चन आप एक बार उसको देख लीजिएगा और करंट रेट्स भी देख लीजिएगा ताकि आपको बहुत हेल्पफुल हो उसको सॉल्व करने में। तो थैंक यू स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट 2005 का वीडियो हम नेक्स्ट लेके आएंगे।